तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सोशियोलॉजी में किस प्रकार से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, इसके अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं। मेरे दोस्तों आप लोग जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को आगे शेयर कर दे, और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर में एक जज्बा पैदा होगी कि अब कोई भी क्वेश्चन मेरे लिए हार्ड नहीं है, क्योंकि मेरे भाई मैं आप लोगों को साधारण लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। बस मेरे भाई आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये तो सर हमारा 5 मार्क्स का है। अगर आप लोग 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का भी आप लोग क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात रही सर हमारा ऑब्जेक्टिव का, तो अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को सारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड कर दिया हूं। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इस 99 रुपया वाला कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ भी है, सारा सब्जेक्ट का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो 30 क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव का है, सारा वो क्वेश्चन डाल दिया हूं जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहीं से क्वेश्चन आएगी। तो जो ज्वाइन कर चुके हैं वो हर दिन 2-2, 3-3 टेस्ट लगाइए। जो ज्वाइन नहीं तक अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं मेरे दोस्तों, 99 रुपये बड़ी बात नहीं है। इस टेस्ट सीरीज को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे, आपके पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, याद रखना है। 30 में 30 दिलाएगी आपको यहां से, ठीक है। तो आइए सर एक एक क्वेश्चन को मेरे दोस्तों सही तरीके से हम लोग देखते हैं कि 5 मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन हमारे पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस रट्टा नहीं लगाना भाई, याद रखना, रट्टा नहीं लगा, रट्टा लगाएंगे जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आते हैं आपकी स्क्रीन पे कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ एवं विशेषता बताएं। सबसे पहले मेरे दोस्तों धर्मनिरपेक्षता क्या है ये हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए, फिर हम लोग बाद में बात करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का क्या क्या क्वालिटी है। मेरे दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि भारत का कोई अपना एक धर्म नहीं है, भारत में सभी धर्मों को समान नजर से देखा जाता है और किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिए गए हैं। और मेरे भाई अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के प्रति अगर घृणा उत्पन्न करते हैं तो ऐसे व्यक्ति हमारे कानूनों का क्या कर रही है, उल्लंघन कर रहे हैं। तो आइए सर बात करता हूं धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने से रोकती है। मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू को सर्वश्रेष्ठ मानूं, मुस्लिम को गिरा हुआ मानूं, ये हमारा धर्म नहीं सिखाती है और ना ही हमारा संविधान सिखाती है भाई, ठीक है। मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू को घृणा करता हूं, हिंदू से घृणा करता हूं, ये हमारे मजहब नहीं सिखाती है और ना ही हमारा पार्लियामेंट, हमारा संसद, हमारा संविधान हमें ये अधिकार देती है, ठीक ना। वही कह रहा है कि धर्मनिरपेक्षता राज्य द्वारा किसी भी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करने से रोकती है। कोई भी संरक्षण जो है मेरे भाई प्रदान करने से रोकती है कि किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी के धर्म का विरोध करना नहीं, किसी का धर्म का विरोध नहीं करना। साथ ही साथ कहता है मेरे भाई बल्कि सभी को अपने धर्म, विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आजादी से मानने की छूट देता है। जैसे मुसलमानों का नमाज पढ़ना होता है, ऐसे हिंदुओं का, हम सब हिंदुओं का पूजा करना होता है, तो मेरे दोस्तों पूजा करने से कोई रोक नहीं सकता है। सजदा, मुसलमान जब सजदा जाते हैं तो सजदा करने भी से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो इसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या, धर्मनिरपेक्षता। फिर से सुनिए मेरे भाई, कहता है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी के धर्म का विरोध करना नहीं, किसी भी धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी को अपने धर्म में विश्वास, मान्यताओं को पूरी आजादी से मेरे दोस्तों उनको मनाने का छूट दे। धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, और हमारे धर्मनिरपेक्षता में ऐसे भी व्यक्ति को समान नजर से देखा जाता है जो किसी भी मजहब को मानने वाला नहीं होता है, ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, वो फिर भी मेरे दोस्तों हमारा धर्मनिरपेक्षता बताती है कि ऐसा व्यक्ति को भी संरक्षण प्रदान किया जाए और ऐसे व्यक्ति को हम लोग कानून के नजर में समान रूप से देखा जाता है। तो ये है हमारा डेफिनेशन मेरे दोस्तों हमारा धर्मनिरपेक्षता के बारे में। अब बात करते हैं सर धर्मनिरपेक्षता की क्या क्या विशेषता है। अब पॉइंट पे आते हैं सर कि हमारा जो धर्मनिरपेक्षता है आखिर इसका कोई ना कोई क्वालिटी होगी, कोई ना कोई विशेषता होगा ना मेरे शेर शेरनियों। तो आइए सर विशेषता पे बात करते हैं। देखिए धर्मनिरपेक्षता की प्रमुख विशेषता है कि इसके पहला पॉइंट, जैसा मैं लिख रहा हूं एग्जाम में भी आपको ऐसा ही लिखना है, तब जाकर आपको 5 मार्क्स मिलेगा। माना था आप सोचेंगे मैं मुंह उठा के सिर्फ पैराग्राफ की तरह लिखता रहूं, मार्क्स नहीं मिलेगा भाई। देखिए इसके अंतर्गत सभी धर्मों के बीच समानता होती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म से संबंधित है आप मेरे दोस्तों, सभी धर्म को समानता प्रदान करती है हमारा कौन, धर्मनिरपेक्षता। दूसरा पॉइंट पे आते हैं सर, राज्य की किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता है, राज्य किसी भी धर्म के पक्ष नहीं लेता है, राज्य किसी भी धर्म के पक्ष का सपोर्ट नहीं करता है, किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करती है।
ये हमारा पॉइंट नंबर 2 बताती है धर्मनिरपेक्षता। तीसरा पॉइंट बताता है सर कानून द्वारा किसी धर्म का पक्षपात नहीं होता है, और कानून द्वारा कानून के नजर में मेरे दोस्तों किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। ऐसा नहीं कि हिंदू को विशेष दर्जा दिया गया है, मुस्लिम को विशेष दर्जा दिया गया है, सिख को नहीं दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी धर्मों को कानून के नजर में बराबर बराबर देखा जाता है। ठीक है, वही कह रहा है कि कानून द्वारा किसी धर्म का पक्षपात नहीं होता है। चौथा पॉइंट है सर कि राज्य और सरकार को धर्म से अलग रहना होगा। राज्य और सरकार को धर्म से अलग रहना होगा। अब सरकार अगर यही देखते रहे कि कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, तो फिर हमारी सरकार काम कब करेगी? ये हमारा धर्मनिरपेक्षता की विशेषता है कि सरकार नहीं देखती है कि आप किस धर्म से संबंधित है, कौन से धर्म को त्याग किए, कौन से धर्म को स्वीकार किए, कौन से धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये हमारी सरकार नहीं देखती है। इसलिए कहा जाता है मेरे भाई भारत क्या है, एक ऐसी देश है जहां पे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना करके उसका प्रचार प्रसार भी कर सकती है। अगला पॉइंट पे आते हैं सर, पॉइंट नंबर 5 में सभी धर्मों के लोग को अपने धर्म के पालन तथा प्रचार और प्रसार करने की आजादी है। मान के चलिए मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान धर्म को ग्रहण कर लिया हूं, मुझे मुस्लिम धर्म का मैं तो ग्रहण क्या हूं, मुझे प्रचार प्रसार करने का भी हमारा संविधान यह अधिकार देती है। ये हमारा देता है कौन? धर्मनिरपेक्षता। तो मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त कि आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा कि धर्मनिरपेक्षता आखिर है क्या और इसकी क्या क्या विशेषता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को शानदार तरीके से मेरे भाई एक एक पॉइंट को समझ में आ गया होगा। अब आती है सर सांप्रदायिकता का अर्थ एवं विशेषता बताएं। अब आते हैं सर मेरे दोस्तों सेक्युलरिज्म किसे कहते हैं? सांप्रदायिकता मेरे दोस्तों सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, ऐसा डेफिनेशन बताने वाला हूं कि आपका 3 मार्क्स का है फिर भी आप लिख सकते हैं, 2 मार्क्स का है फिर भी आप 5 मार्क्स का है फिर भी आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए हमारा सांप्रदायिकता का अर्थ होता है कि किसी भी धर्म के प्रति अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना। जो मैं बोल रहा हूं सुनिएगा, किसी भी धर्म को अपने धर्म के प्रति सर्वश्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्म से घृणा उत्पन्न करना, जिसे बोलते हैं छी तुम्हारा धर्म कैसा है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं डेफिनेशन दे रहा हूं सुनिएगा, जैसा बोल रहा हूं वैसा लिखना है। किसी भी धर्म के प्रति घृणा उत्पन्न करना और उस धर्म के प्रति मेरे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ मानना अपने धर्म को, ऐसे व्यक्ति को सांप्रदायिकता कहा जाता है। अब आते हैं सर डेफिनेशन पे, क्या बोलता है डेफिनेशन हमारा? देखिए मेरे भाई, मेरा डेफिनेशन कहता है कि सांप्रदायिकता का मतलब है किसी खास धर्म, जाति या समुदाय के लिए ज्यादा अहमियत देना। जैसे मैं मुस्लिम हूं तो मुस्लिम का ही ज्यादा अहमियत है, बाकी सब धर्म का नहीं है। यह भी हमारा सांप्रदायिकता है। ठीक है, वही कह रहा है कि सांप्रदायिकता का मतलब है किसी खास धर्म, जाति या समुदाय के लिए ज्यादा अहमियत देना और दूसरे समुदाय के प्रति नफरत रखना। दूसरे धर्म के प्रति क्या करते हैं? नफरत। ये हिंदू है इससे नफरत करो, ये मुस्लिम है ये इससे नफरत करो, ये सिख है इससे नफरत करो। जब अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और दूसरा धर्म से हम नफरत करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को भी हम लोग बोलते हैं क्या? सांप्रदायिकता। ठीक है, तो अहमियत देना और दूसरे समुदाय के प्रति नफरत रखना, यह एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है। यह एक क्या है? राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है। सांप्रदायिकता की वजह से समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक तनाव बढ़ता है। बिल्कुल भाई, सांप्रदायिकता की वजह से याद रखना, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना, दूसरे धर्म को महत्व ना देना, इसी के कारण हमारा जो होते संविधान में मेरे भाई क्या होते, समाज में संस्कृति का और धर्म में तनाव उत्पन्न होती है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मेला किसका है भाई? मान के चलिए अभी दुर्गा पूजा है, वो दुर्गा पूजा किसका है? वो पूजा सबके लिए है, मुस्लिम के लिए भी है, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी, बंगाली के लिए भी, हिंदू के लिए भी है। वहां हम जब जाते हैं मेला तो किसी को भी रोक टोक करने का अधिकार नहीं है। अगर आप रोक टोक करने लगे कि मुस्लिम लोग यहाँ पे ना आए, ईद की नमाज हुई, ईद के समय अगर कोई हिंदू चले गए तो उसको मना करने का अधिकार नहीं है। अगर आप मना कर रहे हैं तो मेरे भाई ये कहीं ना कहीं हमारे सांप्रदायिकता का रूप धारण कर लेती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता। ओके, अब बात करते हैं सर विशेषता क्या है, सांप्रदायिकता की क्वालिटी क्या क्या होती है सर। देखिए मेरे भाई, पहला क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, सांप्रदायिकता का अंधविश्वास और असहानुभूति पर आधारित होती है। आंख बंद करके हम अपने धर्म पर विश्वास करते हैं। यस या नो? मैं अगर हिंदू हूं तो मैं आंख बंद करके अपने हिंदू धर्म पर विश्वास करता हूं। वो अगर मुस्लिम है तो आंख बंद करके वो मुस्लिम धर्म को विश्वास करते हैं। यस या नो? दूसरा, सांप्रदायिकता में लोग अपने धर्म को सबसे अच्छा मानते हैं। सांप्रदायिकता में कोई भी लोग अपने धर्म को सबसे अच्छा
मानते हैं और दूसरे धर्म के लोगों को छोटा समझते हैं। और दूसरे लोगों के और जो छोटा छोटा होता है मेरे भाई, वही चीज कह रहा है कि दूसरे धर्मों के लोगों को वो छोटा समझते हैं, अपने धर्म को सबसे अच्छा मानते हैं और दूसरे धर्म के लोगों को छोटा समझते हैं। तीसरा पॉइंट, सांप्रदायिकता में लोग अपने हितों को राष्ट्रीय हित से ज्यादा अहमियत देते हैं। और सांप्रदायिकता के जो लोग होती है ना, जो अपने आप को धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है ना भाई, ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपने राष्ट्रीयता से ज्यादा अहमियत देते हैं। जबकि हमें अपना देश से प्यार करना चाहिए। राष्ट्रीयता का मतलब होता है कि हम अपने देश से लगाव रखते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में पैदा हो गई है, भाड़ में जाए देश, वो हम नहीं जानते, गोली मारो देश को, कोई बात नहीं है, पर हमें अपने धर्म को बचाना है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ठीक है। धर्म का ठेकेदार नहीं है, धर्म को रक्षा करने वाला ऊपर वाला बैठा हुआ है, आप और हम रक्षा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वही कह रहे कि सांप्रदायिकता में लोग अपने हितों को राष्ट्रीय हितों से ज्यादा अहमियत देता है, ठीक है ना, देश से ज्यादा प्यार अपने धर्म से करते हैं। चौथा पॉइंट, सांप्रदायिकता में लोग धर्म की संकीर्ण व्याख्या करते हैं। सांप्रदायिकता में जो लोग होते हैं धर्म की पूरा बेहतर तरीके से व्याख्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। पांचवा पॉइंट के बाद आता है मेरे भाई छठा पॉइंट में, सॉरी पांचवा पॉइंट में, सांप्रदायिकता में लोग दूसरे धर्म के प्रति दुष्टाचार प्रदान करते हैं, पर आप दुष्टाचार करते हैं, दूसरे धर्म के प्रति क्या बोलते हैं भाई, अत्याचार करते हैं, अत्याचार करते हैं दूसरे लोगों को, क्या अपना धर्म को छोड़ो, ये धर्म का अपनाओ, तुम्हारा धर्म कुछ नहीं है, भाड़ में जाए तुम्हारा धर्म थोड़ा सा भी सही नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है। अगला छठा, सांप्रदायिकता में लोग हिंसा जैसे अतिवाद तरीकों को, आतंकवादी, सांप्रदायिकता से हमारा क्या होता है मेरे भाई, आतंकवाद को, टेररिस्ट को जन्म देती है, ठीक है। वही कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता में लोग हिंसा जैसे आतंकवादियों को आतंकवादी तरीकों को स्वीकार करती है। सातवां पॉइंट में बताया गया सांप्रदायिकता में भाई का समावेश होता है। और मेरे भाई जो हमारा सांप्रदायिकता होती है इसमें भाई का क्या होता है, समावेश होता है। नहीं, अगर मैं मुस्लिम हूं और मेरे दोस्त मेरा भाई अगर हिंदू धर्म को ग्रहण कर लिया, अब दोनों देश में, दोनों में क्या होगी, टकराव पैदा आ जाएगा। हम लोग एक ही खून का रहने वाले हैं भाई, एक ही खून का हम लोग है, लेकिन हम दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, अब टकराव पैदा हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर, मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का जो है सिर्फ और सिर्फ मैं आपके एग्जाम के आने वाले पेपर के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे फ्री में चाहिए मैराथन क्लास सोशियोलॉजी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का, तो मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है हमारे एप्लीकेशन का, तो आप उस लिंक को जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखना है, आप लोग हमारे साथ फ्री में मैराथन क्लास में जुड़ सकते हैं, 1 रुपया भी पैसा नहीं लगेगा, मैराथन क्लास में आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। आइए सर, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर कि स्वतंत्र भारत में महिलाओं आंदोलन पर एक निबंध लिखें। स्वतंत्र भारत में जब हमारा देश आजाद हो गई, आजादी से पहले हमारे देश में तो हमारे देश की स्थिति तो खराब थी ही थे, लेकिन हमारे महिलाओं की स्थिति भी बहुत ही खराब थी, ठीक है ना। वही आपसे पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत में महिलाओं आंदोलन पर एक निबंध लिखना है। देखिए मेरे भाई, स्वतंत्र भारत जैसे अब हमारा देश 1947 में आजाद हो जाती है, जैसे हमारे देश 1947 में आजाद हो जाती है, आजाद होने के बाद मेरे भाई महिलाओं की स्थिति के बारे में आपको पूछा गया कि कैसा स्थिति है, ठीक है। सुनिएगा, भारत में महिलाओं के आंदोलन के लिए 19वीं सदी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूं 1900 से लेकर 1999 तक, 1900 से लेकर 19वीं सदी किसे कहते हैं, 1900 से लेकर 1999 तक सारे मैं बात करूं पूरे साल का, 99 साल की मैं बात करूं तो जो हमारा महिला है इसका जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण रहा, इंपॉर्टेंस रहा, ठीक है। इस समय सामाजिक सुधार के बड़े प्रयास महिला विषयक रहे। समाज को कैसे सुधारना है मेरे दोस्तों, इसके लिए महिला विशेष रहे, सब्जेक्टिव बन के रहा। जैसे हमारा सती प्रथा, जब मेरे दोस्तों महिलाओं का कोई भी महिला के हस्बैंड अगर डेथ कर जाते थे तो उस महिलाओं को पकड़ करके उसके हस्बैंड के चिता में ही जबरदस्ती जला दिया जाता था। एक छोटा सा भी हम लोगों का माचिस का तिनका अगर हाथ पे लग जाती है तो कितना लहरता है मेरे दोस्त। सोचिए, उस महिलाओं को जबरदस्ती उठा करके उस आग में डाल दिया जाता था, लहरता हुआ आग, सोचिए वो कितना चिल्लाती होगी, है ना। सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगा दिया। सती विधवा पुनर्विवाह, अगर कोई महिला विधवा हो गई तो मेरे दोस्तों पुनर्विवाह नहीं कर सकता, यह भी गलत धारणा है भाई। महिला अगर पुरुष कर सकते हैं जब, तो महिला क्यों नहीं शादी कर सकते हैं, है ना। बहुविवाह एवं बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियां रही। अब जो हमारे महिलाएं भाई बहुविवाह, मेरे दोस्तों बहुविवाह
ये क्या करते थे, एक महिला से 3 को 4 को पुरुष शादी कर लेते थे भाई, जो बिल्कुल गलत बात है भाई, है ना। बाल विवाह, महिलाओं को, छोटे छोटे मासूम बच्चे, मासूम जब थे ना मेरे भाई 10 साल 12 साल के थे, उसी समय हमारा जो महिलाएं होती थी उसको शादी दे दिया जाता था घर में, जो बिल्कुल गलत था, है ना। जैसे सामाजिक कुरीतियां रही, इसे सामाजिक प्रगतिशील में बाधा मानते हुए बहुत से व्यक्तियों और संस्थाओं ने इसे दूर करने का प्रयास किया। अब ऐसे सामाजिक गतिशीलता में, प्रगतिशीलता में बाधा मानता भाई, बिल्कुल यह गलत हो रहा है। सती प्रथा में किसी को उठा के आप नहीं डाल सकते हैं, आप छोटे छोटे बच्चों को शादी नहीं दे सकते हैं, आप एक लड़की से 3 मर्द शोषण करें, गलत करें भाई, सेक्स करें, यह गलत बात है, ठीक है, ये आप नहीं कर सकते। तो ऐसे चीजों को रोकने के लिए मेरे दोस्तों याद रखना है, कई कई व्यक्तियों ने अपना कदम उठाया, जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया कि ये बिल्कुल गलत है। साथ ही साथ मेरे दोस्तों हमारा जो व्यक्ति है और संस्था है, बहुत सारे संस्थाओं ने इसे दूर करने का प्रयास किया कि ये जो सती प्रथा है, विधवा का पुनर्विवाह ना होना, बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चों का शादी दे देना, इसके बाद हमारा बहु विवाह, ये सब गलत है। इस सब को रोकने के लिए बहुत सारे पुरुषों ने कदम उठाए भाई, ठीक है। अगला पैराग्राफ की चलते भाई, महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अपनी शक्ति का एहसास होना चाहिए। हम सभी को पता है कि हमारा देश में मेरे दोस्तों एक भयंकर युद्ध चला था 1880 याद है 1857 में, जिसे हम लोग 1857 की क्रांति भी मानते हैं। इस क्रांति में महिलाओं ने मेरे दोस्तों पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला करके इस युद्ध में भाग लिया। भले उस दिन हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली, वो अलग मैटर है, लेकिन मेरे भाई इस युद्ध में हमारे महिलाएं जो है पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला करके भाग लिया। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, जैसे बेगम हजरत महल, मणिकर्णिका, ये बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने जान का नापरवाह किए मेरे दोस्तों, वो युद्ध के मैदान में भिड़ जाते थे, है ना। वही कह रहा है कि महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अपनी शक्ति का एहसास होना चाहिए। गांधी जी ने महिलाओं को जातिवाद के विरुद्ध, बाल विवाह के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अब महात्मा गांधी कहा बाल विवाह पर रोक लगा दे। महात्मा गांधी ने कहा अगर छोटे छोटे बच्चे, लड़की पर अगर शादी हो रही है तो लड़की लोग आवाज उठाना। फिर कहता है कि जातिवाद, अगर जातिवाद हो रही है तो उस जातिवाद के विरोध में भी तुम आवाज उठाना। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया। महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। महिलाओं ने अपने आत्मिक बल तथा पूरे साहस से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। अब हमारे महिला भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला करके अपने देश की आज़ादी दिलाने के लिए मेरे दोस्तों अपने जान का नापरवाह किए, अपने जान को दांव पर लगा करके मेरे दोस्तों वो हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना कदम को बढ़ाती है। ठीक है, चलिए सर, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए महिलाओं ने बहुत सी प्राचीन परंपराओं को तोड़ा। अब मेरे भाई स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए महिला ने बहुत से प्राचीनतम जो प्राचीन परंपरा है वो सारे परंपरा को तोड़ दिया। आप बोलिएगा मैं साड़ी पहन के जाऊंगा युद्ध में लड़ने के लिए, तो नहीं लड़ पाएंगे। महिलाओं मेरे झांसी की रानी मेरे दोस्तों अपने कमर में बांधती है मेरे धोती की तरफ, और मेरे दोस्तों अपने तलवार को लेकर घोड़े पर सवार होकर मैदानों पर राउंड लगाती है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पुराने कल्चरल है, बहुत सारे पुराने परंपरा है जो महिलाओं ने तोड़ा और हमारी देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत सारे भूमिका निभाए। ठीक है, आगे कहता है मेरे भाई कि अपने परंपरागत घरेलू जिम्मेदारी को भी छोड़ दिया, और घर का जो जिम्मेदारी होती थी वो भी छोड़ दिया और युद्ध के मैदान में आ गए। आगे कहता है कि इसलिए भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में उसका योगदान सराहनीय एवं वंदनीय रहा। इसका मतलब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में यह महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहा। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि महिला आंदोलन के बारे में अगर कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है, बस समझिए किस तरह से लिखना है, लिखने का टेक्निक देखिए। अगर टेक्निक नहीं लिख पाएंगे ना मेरे भाई तो आप जितना भी पैराग्राफ की तरह लिखते रहें फिर मार्क्स मिलने वाला नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। अब आते हैं सर एक क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला भाई। ठीक है, औद्योगिक। अब आते हैं सर क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन कहता है कि औद्योगिक के प्रमुख कारकों के बारे में विश्लेषण करें। अब आते हैं सर, औद्योगिक का मतलब होता है फैक्ट्री। औद्योगिक का मतलब क्या होता है मेरे भाई?
फैक्ट्री होता है। देखिए ये क्वेश्चन समझने से पहले मेरे भाई आपको ये क्वेश्चन देखना अति आवश्यक है। कौन सा क्वेश्चन सर? ये क्वेश्चन देखना आपका अति आवश्यक, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन, आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषता। ये क्वेश्चन देखने से पहले ये क्वेश्चन देखना अति आवश्यक है, ये भी आपके पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है। आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषता क्या क्या? अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि आधुनिकीकरण की क्या क्या क्वालिटी है, इसका विशेषता क्या क्या है। आइए सर बात करते हैं पहला मेरे भाई। पहला हमारा अगर मैं बात करूं तो हमारा नगरीकरण है। क्या है मेरे भाई? नगरीकरण। देखिए सर हमारा आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता नगरीकरण है। अगर आज हमारा फैक्ट्री जो बस रही है ना, तो इसकी बड़ी बड़ी जो भूमिकाएं हैं, बड़ा से बड़ा जो भूमिका है वो हमारा नगरीकरण का है। किसका है मेरे दोस्त? नगरीकरण का है। ठीक है, तो आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता नगरीकरण है। नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, हमारा नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नगरों का उद्भव, प्रसार एवं विकास होता है। अगर हमारा फैक्ट्री अगर देहात में बना लेंगे ना मेरे भाई, तो हमारा फैक्ट्री उतना नहीं चलेगी। लेकिन अगर यही फैक्ट्री को हम उठा करके अगर शहर में बना लेंगे तो शहर में आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, लोग एक जान पाएंगे, लोग एक दूसरे को शेयर कर पाएंगे, और मेरे दोस्तों लोग अपने सामान को देख कर दूसरे को बता सकते हैं कि यहाँ की क्वालिटी बेस्ट है। इसका सामान अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में भी वितरित किया जा सकता है। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नगरों का उद्भव, प्रसार एवं विकास होता है, जिसमें व्यक्ति नवीन जीवन पद्धति, व्यक्ति का नवीन जीवन का मतलब नया जीवन पद्धति, मूल्य, आर्थिक उन्मन्यों, उत्पादन प्रविधियों तथा नई मनोवृत्तियों का सृजन कर जीवन निर्वाह करती है। जैसे हमारे कोई भी शहर में बड़े बड़े फैक्ट्रियां जब बैठती है ना मेरे भाई, तो लोग अपने पुराने कल्चरल को भूल करके, पुराने कल्चरल का मतलब होता है कि आप उसके पास पैसा आ जाती है तो उसमें मॉडर्न जमाने में जीने का उसका हक होती है, और वो मॉडर्न जमाने की ओर मूव करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप परंपरावादी दृष्टिकोण तथा विचार समाप्त होने लगते हैं और समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया क्रियाशील होने लगता है। अगला पॉइंट की मैं बात करूं, पॉइंट नंबर 2 में कहा गया क्या मेरे भाई? देखिए 5 मार्क्स लेना है तो पॉइंट देकर ही आपको लिखना है। अब चाहते हैं कि सर मुझे 5 मार्क्स चाहिए, तो बिना पॉइंट देकर आप ना लिखिए भाई, मेरा एक ही कहने का मकसद है, क्वेश्चन कैसा भी आए। मैंने सिर्फ कहा था कि इंग्लिश को छोड़ करके बाकी सारा सब्जेक्ट में आपको पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है, मैंने आप लोगों को कहा था भाई, है ना। आइए औद्योगिकरण, अब आते हैं सर हमारा औद्योगिकरण की बात करते हैं। औद्योगिकरण आधुनिकीकरण की आत्मा है। औद्योगिकरण क्या है मेरे भाई? औद्योगिकरण है हमारा आधुनिकीकरण की आत्मा। मैं फिर से कह रहा हूं, सुनिए, औद्योगिकरण क्या है? आधुनिकीकरण की आत्मा है। औद्योगिकरण आर्थिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है, याद रखना है। अगर औद्योगिकरण, अगर मेरे दोस्तों याद रखना है, नहीं होगी तो फिर हमारा आधुनिकीकरण का जन्म कैसे होगा? अगर फैक्ट्री ही नहीं होगी, फैक्ट्री में नया नया सामान का बनाया ही नहीं है, तो हम उसका जैसा अभी एग्जांपल में दे रहा हूं, पेंसिल में हम लोग, पेंसिल में क्या, पेंसिल से पहले हम लोग चौक में लिखते थे। चौक को आज लिख रहा है कोई भी बच्चा? नहीं भाई, अभी लिख रहा है किससे? तो पेंसिल से। तो पेंसिल हमारी क्या आधुनिकीकरण है भाई? हमारा दुनिया क्या मॉडर्न जमाने क्यों जा रहा है? पेंसिल को भी तोड़ दिया भाई, अब किससे लिख रहा है? कलम। एक जमाना आएगा कलम से भी कोई अच्छा सामान निकल जाएगा, हम उससे लिखेंगे, है ना। वही चीज कह रहा है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण आधुनिकीकरण की आत्मा है, याद रखना है। औद्योगिकरण आर्थिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रौद्योगिक यानी टेक्नोलॉजी पर आधारित मशीनों के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में आधुनिक वस्तुओं का निर्माण कर बाजारों का विस्तार किया जाता है। नया नया सामान का निर्माण करके यहाँ पे मेरे दोस्तों बाजार में इसका मार्केटिंग में विस्तार किया जाता है, ताकि सारे लोग खरीद करके अपना समय को बचा सकते हैं। साथ ही साथ मेरे दोस्तों यहाँ पर समय को नया नया टेक्नोलॉजी, नया नया उपकरणों द्वारा जब नया नया सामान बनाया जाता है। अच्छा, हम लोग बाजार जब जाते तो देखते हैं घर में नया नया खिलौना, जो हमारे जमाने में नहीं था ना, वो खिलौना हम लोगों को देखने को मिल रहा है। फिर एक जमाना आएगा मेरे भाई कि ऐसे ऐसे खिलौना दिखने मिलेंगे जो हम लोग सोच नहीं सकते कि ये मानव द्वारा बनाया गया। यही हमारा आधुनिकीकरण की देन है। यही मेरे भाई क्या है? हमारा आधुनिकीकरण की देन है। देखिए मेरे भाई, जैसे मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम में वैसा ही लिखना है, तभी आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। आप कोशिश कीजिए, यहाँ पे जो लिखा है वो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा कोशिश कीजिएगा हमारे लिपसिंग पे, हमारे बोलने के टेक्निक पे, ये आपको ज्यादा फोकस रखना है, ठीक है ना भाई। चलिए सर, अब क्वेश्चन आते हैं सर हमारा कि नातेदारी। ये एक्चुअली मैं बात करूंगा मेरे भाई क्वेश्चन पे। ये हमारा 5 मार्क्स का आता है कि आखिर नातेदारी किसे कहते हैं। देखिए मेरे भाई, नातेदारी की श्रेणी की व्याख्या करें। सभी व्यक्ति रिश्तेदार के साथ, देखिए नातेदारी किसे कहते हैं सबसे पहले सुनिए।
हम अपने पिताजी के साथ, हम अपने मामा जी के साथ, हम अपने फुफेरे बेटा के साथ रिलेशन रखते हैं ना, इसी को नातेदारी कहते हैं। मतलब रिश्तेदार को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एक नातेदारी कहते हैं। ठीक है, सुनिएगा, सभी व्यक्ति सभी रिश्तेदारों के साथ समान रूप से निकटता नहीं रखता है। बिल्कुल भाई, सभी के साथ आप हमारा इतना रिलेशनशिप है, फूफू का बेटा का बेटी, हम उसको याद रख पाएंगे? नहीं याद रख पाएंगे। उससे हम चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। कुछ कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो बहुत लंबा रिश्ता हो जाता है ना भाई। चलिए, मरते तक, शादी में तो दूर की बात, मरते तब भी नहीं जाते हैं, है ना। वही कह रहा है कि व्यक्ति सभी रिश्तेदारों के साथ समान रूप से निकटता नहीं रखता है। कुछ नातेदारी को सामाजिक व्यवहार में अत्यंत निकट और आत्मीय माना जाता है। कुछ कुछ ऐसे रिश्तेदार होती है जिस रिश्तेदार को मेरे दोस्त हम लोग महत्व देते हैं। जैसे हम अपना पीढ़ी का सबको, हम अपने पिताजी के पीढ़ी का सबको, चाचा चाची काका काकी, उसके बाद हमारे पिताजी का पीढ़ी, दादाजी नाना जी, ये सबको हम लोग क्या देते हैं, महत्व देते, इंपॉर्टेंस देते। बाकी इसके आगे जो पीढ़ी है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते, है ना भाई। चलिए, तो वही कह रहा है कि कुछ नातेदारी को सामाजिक व्यवहार में अत्यंत निकट और आत्मीय माना जाता है, जबकि दूसरे के साथ कम निकटता होती है। बाकी जो इससे दूर का जो रिलेशनशिप होती है, इस पर हमारा उतना नजर नहीं होता है ना, आपका भी नहीं होता है। आत्मीयता अथवा निकटता की मात्रा के आधार पर नातेदारी की कुछ श्रेणी बन जाती है। इस श्रेणी को हम निम्नलिखित बिंदु द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। अब आइए सर, क्या क्या हम लोग का बिंदु है वह बात करते हैं। पहला, प्राथमिक नातेदारी। दूसरा, द्वितीय नातेदारी। तीसरा, तृतीय नातेदारी। प्राथमिक नातेदारी आमने सामने की प्रत्यक्ष, इसको बोलते हैं भाई क्या, डायरेक्ट। हाँ, ये हमारा क्या हो गई सर, डायरेक्ट। तो प्राथमिक नातेदारी अपने सामने की प्रत्यक्ष रिश्तेदारी को प्राथमिकता नातेदारी कहा जाता है, जो हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। किसी से कोई संबंध है, मेरा डायरेक्ट रिलेशन है, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बहन, ये हमारा क्या हो गया भाई, मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट। समझ में, अपना खून। ठीक है, वही कह रहे कि प्राथमिक नातेदारी आमने सामने की प्रत्यक्ष रिश्तेदार को प्राथमिकता नातेदारी कहा जाता है। जैसे पिता और पुत्र, डायरेक्ट संबंध में, पिता और पुत्र में क्या है, डायरेक्ट संबंध है। पति और पत्नी, डायरेक्ट संबंध है। भाई और बहन, डायरेक्ट संबंध है। भाई और भाई, डायरेक्ट संबंध है। माता और पुत्र, डायरेक्ट संबंध है। माता और पुत्री क्या है, डायरेक्ट संबंध है। बहन और बहन क्या है, डायरेक्ट संबंध है। ये संबंध प्राथमिक नातेदारी के संबंध कहलाते हैं, क्योंकि इसमें परस्पर प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट संबंध होता है। इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसमें हमारा डायरेक्ट संबंध होती है। ठीक ना। चलिए सर, अब बात करते हैं सर हमारा पॉइंट नंबर 2 में। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि प्राथमिक नातेदारी किसे कहते हैं, प्रथम नातेदारी, आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सर हमारा आखिर द्वितीय नातेदारी किसे कहा जाता है। तो बात करते हैं, देखिए, द्वितीय नातेदारी व्यक्ति के प्राथमिक नातेदारी या स्वजनों के प्राथमिक सौजन्य, उसके लिए द्वितीय सौजन्य का मतलब संबंध, परिवार। ठीक है, द्वितीय नातेदारी व्यक्ति के प्राथमिक नातेदारी या सौजन्यों के प्राथमिक सौजन्य, उसके लिए द्वितीय सौजन्य या द्वितीयक नातेदारी होते हैं। जीजा एक द्वितीय नातेदारी है। हमारा जो जीजा है, मेरा बहन का जो हस्बैंड होंगे, वो हमारा द्वितीय नातेदारी हो गया। जबकि मेरा बहन क्या है भाई, प्राथमिक नातेदारी है। बहन का हस्बैंड क्या हो गया, मेरा द्वितीय नातेदारी। क्योंकि एक पीढ़ी आगे बढ़ रहा है, एक पीढ़ी क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, क्योंकि वह बहन प्राथमिक नातेदारी है का प्राथमिक सौजन्य है। इसके प्रकार चाचा व्यक्ति का द्वितीय नातेदारी। हमारा जो चाचा है, ये मेरे पिताजी का जो भाई है भाई, वो क्या हो गया, मेरा चाचा। तो चाचा हमारे क्या हो गए, द्वितीय नातेदारी हो गया। ठीक है, क्योंकि वह उसके पिता का प्राथमिक सौजन्य है। मतलब प्राथमिक सौजन्य से संबंधित जो दूसरा रिश्ता निकलता है, उसे हम लोग बोलते हैं द्वितीय नातेदारी। समझ में आया। प्राथमिक रिश्ते में जो भी संबंध है, इससे जब तीसरा रिश्ता निकालते हैं, जैसे मेरे दोस्तों, मेरा बेटी, ये मेरा क्या हो गया भाई, मेरा बेटी क्या हो गया भाई, तो मेरा प्राथमिक नातेदारी। मेरा बेटी को जब मैं शादी दूंगा किसी और से, तो वो जमाई बाबू मेरा क्या हो जाएगा, द्वितीय नातेदारी हो जाएगी। अब आते हैं तृतीय नातेदारी की बात करते हैं कि कौन कौन होता है हमारा तृतीय नातेदारी में। देखिए मेरे भाई, तृतीय नातेदारी प्राथमिक सौजन्य का द्वितीय नातेदारी अथवा द्वितीय नातेदारी का प्राथमिक नातेदारी व्यक्ति का तृतीय नातेदारी होते हैं। जैसे माता की बहन का पति, जिसे हम लोग मौसा जी कहते हैं, याद रखना, माता
ये मेरे माँ क्या है, प्रथम नातेदारी। माता की बहन, ये मेरे मौसी क्या हो गया, द्वितीय नातेदारी। अब मौसी के आप जो हस्बैंड होगी वो हमारा क्या होगा, मौसा। मौसा हमारा तीसरा। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा माता के बहन के हस्बैंड। मेरा माता मेरे लिए क्या है, प्राथमिक नातेदारी। मेरे माता के बहन मेरे लिए क्या है भाई, द्वितीय नातेदारी। मेरा मौसी क्या हो जाएगी, द्वितीय नातेदारी। मेरे मौसी के हस्बैंड, ये क्या हो गया, एक पीढ़ी और बढ़ गया, तो ये हमारा क्या हो गया सर, तृतीय नातेदारी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग नहीं भूलोगे। आप लोग कमेंट में बताएंगे फूफा कौन सा नातेदारी आएगा, आपका फूफा या आपका फुआ, आपका फूफा या आपका फुआ कौन सा नातेदारी में आएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर कहता है मेरे भाई तृतीय नातेदारी होते हैं तथा जीजा की बहन, जो हमारे जीजा जी है उसके बहन का तृतीय रिश्तेदार बन जाती है। समझ में आई। जैसे मेरा बहन है, मेरा बहन का हस्बैंड, मेरा बहन क्या होगी, मेरा बहन हो गया मेरा प्रथम नातेदारी। मेरा बहन का हस्बैंड क्या हो गया, द्वितीय नातेदारी। मेरा बहन का हस्बैंड का बहन, ये हमारा तृतीय नातेदारी हो गई। समझ में आ रही है ना विनोद। चलिए सर, उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि आप लोगों को शानदार तरीके से सारा क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा। लेकिन हाँ, आप लोग मेरे दोस्तों, आप लोग मैराथन क्लास में जुड़ना ना भूले भाई। मैराथन क्लास में जुड़ना ना भूले। मैराथन क्लास को यूं ही अपने हाथों से जाने ना दे, क्योंकि मैराथन क्लास में मेरे दोस्तों मैं ताबड़तोड़ तरीके से बताने वाला हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं मैराथन क्लास होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में हमारा, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया है हमारे एप्लीकेशन का, उस लिंक को डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक ना। और अगर अभी तक जो भी स्टूडेंट्स ने हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई, प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी बचा हुआ सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी आप लोग इंग्लिश कोर का एग्जाम दिए या हिंदी का दिए है भाई, सारा क्वेश्चन यही से टपक रहा है। जिन्होंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया उनको पता होगा। इसलिए मेरा दोस्तों कहने का मकसद ये है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को यूं ही अपने हाथों से जाने ना दे। मात्र 99 रुपया में एक सब्जेक्ट में 10 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिया गया है, वो भी फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और ऑनलाइन टेस्ट के साथ, ऑनलाइन टेस्ट लगाकर हमारे साथ बेहतर तरीके से जुड़ जाएं भाई। अब आते हैं सर हरित क्रांति के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे संयुक्त परिवार, ये मैं आप लोगों को बताने वाला। फिर ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में क्या अंतर है मेरे भाई, ये मैं आप लोगों को चाह रहा हूं कि जनजाति समाज, ये सब चाह रहा हूं मेरे भाई कि मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट में बता दूं, जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। फिलहाल आप लोग अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।